हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीवा की सीरीज़। तो हम लोगों ने ऑलरेडी गाइस 2021 से लेकर के 2025 तक ऑलरेडी कर लिया है और अपलोड भी कर दिया है यूट्यूब पे। तो आप देख सकते हो। तो आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं 2020 का। एंड यहाँ से हम लोग मूव करेंगे 2015 तक। ठीक है गाइस, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखते हैं क्या कहता है। कौन सा फॉलोइंग स्टेटमेंट, अब इसमें कह रहा है कि कौन सा ऊपर दिए हुए स्टेटमेंट सही है। तो देखते हैं क्या लिखा है। पहला, आधार मेटा डाटा जो है वो आपको 3 महीने से ज़्यादा स्टोर नहीं किया जा सकता है। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है, स्टेट कैन नॉट इंटर इनटू एनी कॉन्टैक्ट विद प्राइवेट कॉरपोरेशन फॉर शेयरिंग द आधार डाटा। ठीक है। आधार जो है वो मैंडेटरी है आपको इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेने में। और आधार जो है इज़ मैंडेटरी फॉर गेटिंग बेनिफिट फंडेड आउट ऑफ CFI, काउंसिल फंड ऑफ इंडिया। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो आपको देखिए, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे आपको कोई भी इंश्योरेंस प्रोडक्ट लेना है ना, तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आपको आधार लेने की ज़रूरत है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो गई, 3 गलत हो गई, बचती है 1 एंड A और B। तो 4 तो सही है दोस्तों कि आधार जो है वो आपको CFI से अगर पैसा निकालना है ना, तो आधार जो है वो आपको ज़रूरी है पैसा निकालने के लिए। बट एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों कि आधार का जो मेटा डाटा है ना वो 3 मंथ का यहाँ पे टाइम दिया है। बिल्कुल यहाँ पे जो है इसका जो है आप 6 मंथ का जो है वो इसका प्रावधान है कि 6 महीने से ज़्यादा जो है आप इसको स्टोर नहीं कर सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो गया। इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 एंड 4। हाँ, एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखिएगा, स्टेट जो है वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में प्राइवेट कॉरपोरेशन के साथ आधार डाटा को शेयर करने के कॉन्ट्रैक्ट में बिल्कुल वो नहीं जा सकता है, ड्यू टू दी प्राइवेसी जो है वो पब्लिक का हैम्पर ना हो। ठीक है। और 4 स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही है कि CFI से पैसा निकालना है तो वो चाहिए। सेकंड देखते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों। राज्यसभा हैज़ इक्वल पावर विद लोकसभा, किस केस में है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अमेंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आपको इक्वल पावर मिलता है। मनी बिल की जहाँ तक बात आती है तो एक्सक्लूसिव पावर किसके पास है, वो लोकसभा के पास है। ठीक है। और आपको अगर ऑल इंडिया सर्विसेज की बात आती है, ऑल इंडिया सर्विसेज के पास एक्सक्लूसिव पावर राज्यसभा के पास है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल की बात जहाँ तक बात आती है वो दोनों पास है, और ऑर्डनरी बिल की जहाँ तक बात आती है वहाँ दोनों के पास इक्वल पावर है। तो ठीक है, इसका क्या होगा, अमेंडिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। 3 देखते हैं। MP लैड को लेकर के ये क्वेश्चन है दोस्तों कि MP लैड एक्चुअली क्या होता है कि ये 5 करोड़ का पैकेज होता है। 5 CR जो है ये हर MP को दिया जाता है। ये इनको हर साल मिलता है फॉर डेवलपमेंट इन देयर कंस्टिट्यूंसी। तो देखते हैं क्या होगा इसका आंसर। MP-led fund must be used to create the durable asset like the physical infrastructure for health and education। ओके, जो MP को जो 5 करोड़ रुपये मिला है दोस्तों ना, उसमें MP को जो है ये आपको ज़रूरी है कि उनका जो है वो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में इस पैसा का खर्च करे। द स्पेसिफाइड पोर्शन ऑफ ईच MP फंड मस्ट बेनिफिट द SC/ST पॉपुलेशन। ठीक है। MP-led फंड आर सैंक्शन ऑन ईयरली बेसिस एंड द अनयूज्ड फंड कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट ईयर। अच्छा, अनयूज्ड फंड जो है उसको आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते हो। अच्छा ठीक है, मान लो कि MP ने 5 करोड़ खर्च करना था, अगर उसने 2 करोड़ ही खर्च किया और 3 करोड़ बच गए हैं तो वो फिर नेक्स्ट ईयर फॉरवर्ड नहीं होगा। इस तरीके से ये कह रहा है। डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी मस्ट इंस्पेक्ट एटलीस्ट 10% ऑफ ऑल दी वर्क्स अंडर दी इम्प्लीमेंटेशन एवरी ईयर। ठीक है, 10% वर्क को इंस्पेक्ट करना पड़ेगा। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है दोस्तों? तो यहाँ ये देखिए कि ये जो स्टेटमेंट को कह रहा है ना, कैन नॉट बी कैरिड फॉरवर्ड, तो ये वाला स्टेटमेंट बिल्कुल दोस्तों बहुत एक्सट्रीम लग रहा है। क्योंकि आपको पता है कि कोई भी अगर पॉलिसी में कोई भी अगर पैसे खर्च अगर नहीं होते हैं ना, वो पैसे मैक्सिमम क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, वो नेक्स्ट ईयर के लिए कैरी फॉरवर्ड होता है। तो ये आपको स्टेटमेंट जो है 2 गलत हो जाएगा। 1 2 सही है, 4 देखते हैं सिर्फ। तो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो है वो आपको 10% का जो है वो करना ही पड़ेगा। ये काफ़ी आपको कह लो कि आप इसको स्किप कर सकते हो, या तो आप दिमाग लगा के इसको बना सकते हो। 50-50 पे आप यहाँ पे आप चांस ले सकते हो। तो इसका स्टेटमेंट क्या होगा दोस्तों, 1 2 एंड 4 इसका आंसर होगा। तो MP-लेड जो MP को मिलता है ना, उनको फिजिकल एसेट में खर्च करना ही है। ठीक है, हेल्थ में, एजुकेशन में उनको खर्च करना ही है। और दूसरी बात कि उनके फंड से ना SC/ST पॉपुलेशन को बेनिफिट होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखना है MP-लेड से। ठीक है, इसका आंसर 1 2 4। 4 देखते हैं क्या कह रहा है कि आपको जो फंडामेंटल राइट है जो क्या है, इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। ओके, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी आर्टिकल किस में आता है, आर्टिकल 17 के अंदर आता है दोस्तों। अब इसमें ये कह रहा है कि वो किस आर्टिकल के अम्ब्रेला में आता है। तो देखिए, राइट टू इक्वलिटी ये 14 टू 18 तक जाता है ये।
और राइट टू फ्रीडम आपको 19 to 22 जाता है। इसका आंसर क्या होगा? राइट टू इक्वलिटी। 5 देखते हैं। इन इंडिया सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये कौन सा आर्टिकल है दोस्तों? आर्टिकल 50, ठीक है। ये कहाँ मेंशन है? ये मेंशन आपको डीपीएसपी में, ठीक है। आसान क्वेश्चन था, लक्ष्मीकांत में ऑलरेडी वो बहुत दिया हुआ है। अब यहाँ देखते हैं कि आपको अलोंग द बजट फाइनेंस मिनिस्टर ऑल्सो प्लेस देयर डॉक्यूमेंट बिफोर द पार्लियामेंट which include the macroeconomic framework statement. Okay, the aforesaid document is presented because this is mandated by। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, बिकॉज ये आपको ना, जो आपको बजट है ना, बजट को ही आप कहते हो कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपको पता होगा बजट को ही आप एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहते हो। तो इसका आंसर बहुत ही आसान है। तो आप बताइए कौन सा होगा? आपको अगर याद होगा तो आप बिल्कुल इसको डेफिनेटली क्वेश्चन को सही मार दोगे, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, ये नहीं होगा। बिल्कुल आपका दिमाग जहाँ जा रहा होगा कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है तो इसको 112 को मार देते हैं। पर यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को ठीक से पढ़िएगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि बजट के अनुसार ना फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या किया है कि ऑल्सो प्लेसेस द अदर डॉक्यूमेंट बिफोर द पार्लियामेंट, दूसरे डॉक्यूमेंट को ये पार्लियामेंट रखते हैं, विच इंक्लूड द माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, जो माइक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट जो है वो कैरी करता है। दी एफोर्सेड स्टेटमेंट किसके बारे में है? तो वो है दोस्तों FRBM एक्ट 2003 के बारे में। इस डॉक्यूमेंट को भी जो है ये साथ में पार्लियामेंट में इसको रखना पड़ता है, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ये एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट देखे आप प्लीज़ इसको मत मानिएगा, बजट है तो यहाँ बजट, ठीक है। 7 देखते हैं। एक कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट इज डेफिनेशन ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट हुआ है। आपने ये 2020 का पेपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। 2021 में भी आया था, ठीक है। 2023 में भी आया था। एक ही स्टेटमेंट आपको याद रखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट जो होता है ना वो लिमिटेड गवर्नमेंट होता है। लिमिटेड गवर्नमेंट किसको कहते हैं? जो ऑटोक्रेटिक न बन सके, जो टोटलिटेरियनिज्म न बन सके, और इसलिए जो है कॉन्स्टिट्यूशन क्या करती है? गवर्नमेंट को लिमिट करती है, ठीक है। 8 देखते हैं क्या कह रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, अदर देन द फंडामेंटल राइट विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिफ्लेक्ट द प्रिंसिपल एंड द प्रोविजन ऑफ UDHR, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो इसमें कौन सा प्रावधान है जो UDHR को रिफ्लेक्ट कर रहा है दोस्तों? तो इसका जब भी ऐसे अगर क्वेश्चन आ जाए ना, इसका आंसर ऑल ऑफ दी एबव ही होता है, क्योंकि इसमें जो है ना आप निकाल सकते हो क्या कि ऐसा कि हाँ कि DPSP UDHR को प्रमोट नहीं कर रहा, ह्यूमन राइट को प्रमोट नहीं कर रहा है, प्रेमबल ह्यूमन राइट नहीं, इसमें इतने प्रावधान दिए हुए हैं ना कि ये डेफिनेटली ह्यूमन राइट को कर ही रहा है। आप खुद देखो कि जस्टिस है, इक्वलिटी है, इसमें भी देख लो DPSP में है कि आर्टिकल ये 36 से लेकर के आपको DPSP कहाँ तक जाता है? 51 तक जाता है ना। आप देख लो इसमें कितने आर्टिकल हैं जो आपको UDHR को प्रमोट कर रहा है, फंडामेंटल ड्यूटीज ऑलरेडी हैं ही। तो इसका क्या होगा आंसर? 1 2 3। 9 देखते हैं क्या है दोस्तों। इन इंडिया द लीगल सर्विस अथॉरिटीज़ प्रोवाइड द फ्री लीगल सर्विसेज। अब ये कह रहा है कि अब लीगल सर्विस अथॉरिटी के बारे में ये स्टेटमेंट कह रहा है कि जो आपको जो है वो इसमें सही स्टेटमेंट को चुनना है, ठीक है। लीगल सर्विस अथॉरिटी ये दोस्तों क्या होता है ना कि ये एक्चुअली एक प्रावधान है जिसमें जो लोग इसमें इसके अंदर आते हैं ना, उनको अगर कोई भी लीगल चैलेंजेस हैं उनको फ्री में वो बिल्कुल कोर्ट में वो जो है केस को लड़ सकते हैं, और उनको जो है पैसे मतलब कि वो गवर्नमेंट की तरफ से एडवोकेट प्रोवाइड किया जाता है। तो ठीक है, इस तरीके का देखते हैं आगे बढ़ के क्या है इसमें इसका स्टेटमेंट। तो इसमें क्या है ना दोस्तों कि इसमें ये कह रहा है कि पर्सन विथ एनुअल इनकम लेस देन 1 लाख, ट्रांसजेंडर विद एनुअल इनकम लेस देन 2 लाख। अब जो लोग ये हैं वो लीगल सर्विस अथॉरिटी में आते हैं, उनको फ्री लीगल सर्विस दिया जाएगा। ट्रांसजेंडर जो है ये आते हैं, फिर या फिर ऑल सीनियर सिटीजन आते हैं, या फिर आप कह लो कि OBC के मेंबर आते हैं जिनका सैलरी 3 लाख से कम है। दोस्तों OBC वाला तो प्रावधान आप गलत ही कर दो कि OBC का कोई ऐसा उनको मिलता नहीं है, क्योंकि इंडिया में OBC देखा जाए ना तो OBC पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो 3 तो OBC को ये बेनिफिट नहीं मिलता है। ऑल जहाँ पे आ जाए वहाँ पे आपको सतर्क रहना है। तो ऑल सीनियर सिटीजन को ये प्रावधान नहीं मिलता है। ऐसे सीनियर सिटीजन भी है जिनका स्थिति बहुत अच्छी है, ठीक है, तो उनको ये प्रावधान नहीं मिलता है। तो हाँ क्या होगा, 1 और 2 होगा कि पर्सन जिनकी इनकम जो 1 लाख से कम है और ट्रांसजेंडर जिनकी एनुअल इनकम 2 लाख से कम है उनको ये बेनिफिट मिलता है, ठीक है। 10 देखते हैं क्या बोल रहे हैं 10वां। अब इसमें कह रहा है इंटरेस्ट एग्रीमेंट है और सब्जेक्ट है। अल्मा आता डिक्लेरेशन, हेल्थ केयर ऑफ द पीपल,
हेग कन्वेंशन, बायोलॉजिकल केमिकल वेपन, और तलनोआ डायलॉग, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, अंडर टू कोलिशन, चाइल्ड राइट। तो इसमें जो स्टेटमेंट कौन सा ही होगा दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले ही बताया था कि 4 आ जाए तो 2 मारो, 5 आ जाए तो 3 मारो। इसमें जो है आपको 90% केस में ये हिट हो जाएगा। तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा या तो ये होगा या तो ये होगा, ये दोनों तो होने वाला है नहीं, ठीक है। तो इसका जो स्टेट अब देखते हैं कौन सा होगा, 1, 1, 2 एंड 3 में देखते हैं। देखिए दोस्तों, अल्मा आता जो डिक्लेरेशन है ये हेल्थ केयर ऑफ द पीपल से रिलेटेड है, ये बिल्कुल सही है। हेग कन्वेंशन जो है मैं आपको बताता हूँ, हेग कन्वेंशन ये आपको एक्चुअली है लॉ ऑफ वॉर के से रिलेटेड, मतलब कि कैसे वॉर लड़ी जानी चाहिए, हाउ वॉर इज़ फाउट। दूसरी बात ये है कि इसमें आपको प्रिजनर ऑफ वॉर का बेसिक रूल है आपको, कि प्रिजनर ऑफ वॉर का बेसिक रूल है, दिस इज नॉट रिलेटेड टू बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स, ठीक है। बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स ये जो है ना आपको जेनेवा कन्वेंशन रिलेटेड है, जेनेवा कन्वेंशन, ठीक है। 2 गलत हो गया, 2 कट, तो इसका आंसर 1, 3 होगा। तलनोआ डायलॉग, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। तलनोआ डायलॉग क्या है, कंट्रीज़ अपने क्लाइमेट एफर्ट को रिवाइज करेंगे, और ये जो है एक्चुअली पेरिस एग्रीमेंट को चेक करने के लिए ये डायलॉग बनाया गया था कि कंट्रीज़ अपने पेरिस डील पे काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अंडर टू कोलिशन, चाइल्ड राइट एक्ट, नहीं, अंडर टू कोलिशन जो है ये ग्लोबल अलायंस है जिसमें स्टेट हो चाहे कि कोई सिटी है, वो क्लाइमेट चेंज से जो एक क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो चैलेंजेस होंगे उससे फाइट किया जाएगा। तो ये गलत हो जाएगा, तो क्या होगा 1 एंड 3, ठीक है। 11 देखते हैं। अब इसमें क्या है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है वो आपको कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही होगा, ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज इन द पार्लियामेंट आर रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कौन सा पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट कौन सा है ये कह रहा है ना, द गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट एंड कैन बी रिमूव बाय इट, ठीक है। ओके, गवर्नमेंट मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है और पार्लियामेंट जो है इसको रिमूव कर सकती है, हाँ, तो ये स्टेटमेंट वो सही हो सकता है दोस्तों। गवर्नमेंट इज इलेक्टेड बाय द पीपल एंड कैन, पीपल इलेक्ट करती है और इसको रिमूव भी कर सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट इज चूजन बाय द पार्लियामेंट, गवर्नमेंट को पार्लियामेंट चूज करती है और उसको रिमूव नहीं कर सकती, ये तो गलत हो गया। गवर्नमेंट को पीपल चूज करती है लेकिन रिमूव करती है क्या, नहीं, रिमूव करने का प्रावधान हमारे पास नहीं है दोस्तों, तो हम रिमूव नहीं कर सकते। गवर्नमेंट इज रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, बिल्कुल। एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर एंड कैन, बिल्कुल बिल्कुल रिमूव कर सकते हैं ना, कैसे, नो कॉन्फिडेंस मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, 11 का बी होगा, ठीक है। 12 देखते हैं, अंडर विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिक्लेयर दैट वेलफेयर स्टेट, बिल्कुल वेलफेयर स्टेट का प्रावधान कहाँ दिया हुआ है, डीपीएसपी में, ठीक है। 13 देखते हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस इट्स बेसिक स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ फेडरलिज्म, सेकुलरिज्म, फंडामेंटल राइट। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको डिफाइन नहीं करता, बेसिक स्ट्रक्चर ये एक ना, ये प्रावधान है हमारा कोर्ट्स का, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट बताएगी व्हाट इज़ बेसिक स्ट्रक्चर, टाइम टाइम पे वो आती है और बेसिक स्ट्रक्चर बता के जाती है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया नहीं है। तो आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसे करके जब पूछिए ना तो ये क्वेश्चन मैक्सिमम गलत ही होता है, क्योंकि यूपीएससी खेल खेलती है हमेशा कि ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है कि नहीं दिया हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर ये भी, इसको भी काट दीजिए आप, ऐसा कहीं भी नहीं दिया हुआ है। प्रोवाइड फॉर द जुडिशियल रिव्यू टू सेफ गार्ड द सिटीजन, हाँ, आप ये सोच रहे हो जुडिशियल रिव्यू 13 में दिया है, 32 में दिया है और 226 में दिया है, ऐसा नहीं है दोस्तों। एक्सप्लिसिटली जुडिशियल रिव्यू मेंशन नहीं है, इम्प्लिसिटली है, एक्सप्लिसिटली जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इसको प्रावधान नहीं दी है। इसका स्टेटमेंट क्या होगा, 13 का डी होगा। 14 देखते हैं, वन कॉमन एग्रीमेंट बिटवीन दी गांधीयन एंड बिटवीन गांधीज़म एंड मार्क्सिज्म इज, ओके। तो इसमें क्या है कि गांधीज़म और मार्क्सिज्म क्या है, फाइनल गोल ऑफ स्टेटलेस सोसाइटी, ठीक है, क्लास स्ट्रगल, एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक डिटर्मिनेशन, क्या होगा, स्टेटलेस सोसाइटी चाहते हैं, 14 का ए होगा, ठीक है। क्लास स्ट्रगल ये कॉमन गोल नहीं है, एबोलिशन प्राइवेट प्रॉपर्टी ये कॉमन गोल नहीं है, गांधी कहते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होना चाहिए, ठीक है। इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म ये प्राइवेट गोल नहीं है, क्या होगा, स्टेटलेस सोसाइटी, ठीक है। 15 देखते हैं क्या है, इन कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स अप्रोप्रिएट ब्यूरोक्रेसी, और हमें कौन सा कह रहा है कि ये जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है। एन एजेंसी फॉर वाइडनिंग द स्कोप ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ओके, द एन एजेंसी फॉर स्ट्रेंथनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ फेडरलिज्म, एन एजेंसी फॉर फैसिलिटेटिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इकोनॉमिक ग्रोथ, एन एजेंसी फॉर इम्प्लीमेंटेशन पब्लिक पॉलिसी। बिल्कुल, ब्यूरोक्रेसी काम ही क्या है ना कि वो आपको पब्लिक पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना है, आसान क्वेश्चन था, 15 का डी होगा। 16 देखते हैं, प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज पार्ट ऑफ
द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है बट कोई लीगल इफेक्ट नहीं है इसका, पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है एंड हैज़ नो लीगल इफेक्ट भी इसका नहीं है। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट एज अदर पार्ट, ओके। अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर पार्ट। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि एक तो LIC केस, बेरोबरो यूनियन केस और एक केशवानंदा केस, ये तीनों केस पता होना चाहिए। बेरोबरो यूनियन केस में कहा गया था कि प्रियम्बल इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसको ओवरटर्न किया गया था केशवानंदा भारती केस में, ये कहा गया था कि प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। LIC वाले केस में भी कहा गया था प्रियम्बल इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो प्रियम्बल डेफिनेटली पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये तो होगा इसका, ठीक है। ये तो होगा, ये नहीं होगा, ये होगा और ये होगा, तीन में हम आ चुके हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसमें आपको ये चीज़ पता होना चाहिए दोस्तों कि प्रियम्बल इज़ नॉट इन्फोर्सिबल इन द कोर्ट ऑफ लॉ, तो क्या होगा, इज नॉट लीगल इफेक्ट और इंडिपेंडेंट जुडिशियल अदर पार्ट, तो ठीक है, ये सही होगा। लीगल इफेक्ट इसका नहीं है, ठीक है, और हाँ इंडिपेंडेंट है प्रियम्बल दूसरे पार्टों से, हैज़ नो लीगल इफेक्ट, तो बेस्ट कौन सा होगा, यही होगा, 16 का डी होगा। 17 गोल्ड ट्रेंच किसका है दोस्तों, आसान क्वेश्चन है। गोल्ड ट्रेंच किनका है, IMF का है, IMF का। SDR पता होगा किसका है, IMF का है। SDR करेंसी है क्या, नो, SDR इज़ नॉट अ करेंसी, SDR इज़ अ क्लेम, क्या है, एक बस क्लेम है, इट्स नॉट अ करेंसी। 18 देखते हैं, विथ रेफरेंस टू द प्रोविजन कंटेंट इन द पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कौन सा सही है, पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे शैल बी इन्फोर्सेबल ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ, कोर्ट नहीं, DPSP इज नॉट इन्फोर्स इन द कोर्ट, तो 1 तो गलत हो गया दोस्तों, फंडामेंटल राइट है बट DPSP नहीं है। दे शैल नॉट बी इन्फोर्सेबल इन कोर्ट ऑफ लॉ, बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही है। द प्रिंसिपल लेड डाउन इन दिस पार्ट आर इन्फ्लुएंस मेकिंग द लॉज बाय द स्टेट, बिल्कुल ये DPSP का काम ही है कि सरकार कोई अगर लॉ बना रही है ना, तो DPSP में जो चीज़ें लिखी हुई है ना ऑलरेडी, उनको सरकार ध्यान में दे, तो 2 और 3 डेफिनेटली होगा। 19 देखते हैं, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अ पर्सन हु इज़ एलिजिबल टू वोट कैन मेड अ मिनिस्टर इन द स्टेट फॉर 6 मंथ एंड इफ ही इज़ नॉट द मिनिस्टर इज़ नॉट द मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट, ठीक है। अच्छा एक चीज़ बताइए, ये क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा दिया गया, यहाँ लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ऑलरेडी मैंने लोगों ने ऑलरेडी ऊपर देखा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जब ये चीज़ ऐसा दिया है ना, तो यहाँ पे हमको सतर्क रहना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट, अ पर्सन कन्विक्टेड फॉर क्रिमिनल ऑफेंस एंड सेंटेंस टू द इम्प्रिजन फॉर 5 years इज परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड फॉर द कंटेंट। अब ठीक है, मतलब किसी को अगर जेल हो जाए 5 साल बाद, वो निकले तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता है, ये तो बिल्कुल गलत है दोस्तों। ये 19 का 2 तो नहीं होगा। अब हमको देखना है कि 1 होगा कि नहीं होगा, तो 1 वाले पे ध्यान देखिएगा, अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन जहाँ पर ये है तो वहाँ आपको सतर्क रहना है, प्लीज़ यहाँ पे आपको सतर्क रहना है, ठीक है। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा नहीं है, ये प्रावधान है बट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ऐसा मेंशन नहीं है, ये प्रैक्टिस में ऐसा आता है। 19 का क्या होगा, President of India can summon session of the parliament at such place he thinks fit, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर दी 3 सेशन ऑफ पार्लियामेंट, अच्छा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ये 3 सेशन लिखा, फिर यहाँ पे जो है ध्यान देना है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ये 3 लिखा हुआ है क्या, इसको भी काट दीजिए फिर। देर इज़ नो मिनिमम डेज ऑफ नंबर विच पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट, ठीक है, मिनिमम नंबर ऑफ डेज़ नहीं है, मिनिमम नंबर ऑफ डेज़ जो है ये पार्लियामेंट जो है मिल सकती है, ये एक्चुअली नहीं दिया हुआ है। देखिए पार्लियामेंट जो है वो आपको ये लिखा हुआ है कि एटलीस्ट ट्वाइस अ ईयर बट नॉट प्रिस्क्राइब मिनिमम नंबर डेज, ट्वाइस अ ईयर है बट मिनिमम नंबर ऑफ डेज प्रिस्क्राइब नहीं किया गया है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। हाँ ऐसा लिखा हुआ है कि ट्वाइस अ ईयर मिलना है, ये तो आपने भी सुना होगा, और ये भी स्टेटमेंट सही है, तो क्या होगा 1 और 3 होगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे करके देखते हैं।